ये फुआर होता है ना? हाँ, इंग्लिश में खराब लिखे हैं। हाँ, लिखिए हेडिंग ट्रांसफार्मर। हो गया। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। ट्रांसफार्मर सभी लोग नाम सुने होंगे ट्रांसफार्मर का। हाँ, वही बात है, ट्रांसफार्मा। ठीक है, ट्रांसफार्मा सुने हैं ना? तो कभी कभी देखे होंगे, कभी नहीं हमेशा देखे होंगे कि हर गांव में एक बड़ा सा होता है ट्रांसफार्मर, और बाहर से जो पावर हाउस से 11,000 वोल्ट आके इसमें कनेक्ट होता है ना जी? 11,000 वोल्ट आके कनेक्ट होता है, और यहाँ से हम लोग को प्राप्त होता है 220 वोल्ट या 250 वोल्ट मैक्सिमम। तो आता है 11,000 वोल्ट और निकलता है कितना? 220 वोल्ट। ठीक है। कभी कभी ऐसा देखे होंगे स्टेबलाइजर में कि कम वोल्टेज रहता है, तो हम उसको देते हैं 100 वोल्ट तो बना देता है 250 वोल्ट। ऐसा भी होता है कि कम वोल्टेज को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये जो वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम हो रहा है, ये किसके द्वारा हो रहा है? यही हो रहा है ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल मतलब एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, मेरे इंग्लिश हो गया जो एसी वोल्टेज को घटाता है या बढ़ाता है, मतलब कह सकते हैं कि परिवर्तित करता है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को या प्रत्यावर्ती विभव को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करता है। आवश्यकता अनुसार में हम जब घटाने की जरूरत होगा तो घटाएंगे और बढ़ाने की जरूरत होगा तो बढ़ाएंगे। जैसे अब जो पावर हाउस से जो वोल्टेज आता है वो ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर हमको घटाने की जरूरत होती है, और कभी कभी वोल्टेज घर में घट के ही आता है, तो वहाँ पर क्या जरूरत पड़ता है, बढ़ाने के लिए। तो ये दोनों जो घटाने और बढ़ाने का काम है किसके द्वारा किया जाता है? ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो ट्रांसफार्मर के डेफिनेशन में क्या लिखा जाता है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती विभव को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है या आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जाता है। अब ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का, एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और एक होता है अपचाई, अपचाई ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। अब इसमें ऊंचाई ट्रांसफार्मर वो होता है जो लो वोल्टेज को हाई कर दे, स्टेप अप, अप मतलब क्या, ऊपर की तरफ उठा देना। तो जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, बदल देता है, वो क्या होता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है, वो क्या है? अपचाई। तो जो स्टेबलाइजर में लगता है, स्टेबलाइजर में वो कौन है? ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब कि जो वोल्टेज को बढ़ाता हो। हाँ, तो हम गलत कहाँ कहे हैं? ठीक है, घटाता है, लेकिन मैक्सिमम हम लोग वोल्टेज को बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, और हम लोग उतने हैवी क्वालिटी के क्षेत्र में नहीं है कि हम लोग को वोल्टेज घटाना पड़े। बात समझ रहे हो?
और हमारे प्रदेश की बिजली इतनी खतरनाक नहीं आ रही है कि हमको वोल्टेज को घटाना पड़े। आता है तो स्टेपलर में दोनों होता है सर। किसमें होता है, कभी कभी खराबी के चलते हो जाता है। तो हम लोगों को ज्यादातर क्या जरूरत पड़ता है, वोल्टेज को बढ़ाने की गांव में, घरों में। तो वहां पर हम लगाते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और अपचाई ट्रांसफार्मर होता है जो मेन पोल पर लगता है ना, जो 11,000 वोल्टेज को 220 वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो वो हाई वोल्टेज को लो वोल्ट में बदलता है। तो वो कौन है, अपचाई। आप यहाँ समझिए ना, अप और डाउन। डाउन मतलब नीचे कर देना, तो हाई से कहाँ करेगा, लो करेगा, वो होगा अपचाई ट्रांसफार्मर। और जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलेगा वो होगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर। समझ रहे हैं। जैसे देखिए, पावर हाउस जहाँ पर बिजली बनता है ना, मान लीजिए कि बिजली घर है, यहाँ से बिजली बन रहा है, तो आप ऐसा नहीं समझिए कि जहाँ बिजली बन रहा है वहाँ पर एक ही बार 22,000 वोल्ट बनता है। नहीं, कम ही बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक बड़ा ट्रांसफार्मर, एक क्या कई गो ट्रांसफार्मर लगा होता है, और इस लो वोल्टेज को पहले यहाँ पर हाई वोल्टेज किया जाता है, और हाई वोल्टेज करके तब गांव में सप्लाई किया, तब भेजा जाता है दूर दूर तक। कम वोल्टेज पर भेजेंगे तो बिजली जाएगा ही नहीं। आखिर धारा को धक्का कौन देता है, वोल्टेज। तब वोल्टेज धक्का देगा, विभव धक्का देगा, तब विभव ज्यादा रहेगा तभी तो दूर तक धक्का दे के ले जाएगा। और वोल्टेज कम रहे तो धक्का कहाँ से देगा। अब गजड़वे से भेजा जा 250 वोल्ट, तब तो आता स्कूल पर आते आते साफ नहीं हो जाएगा, क्योंकि 250 वोल्ट के औकाते कितना दूर जेबे करेगा। तो हमको क्या चाहिए, धारा भेजना है, तो वोल्टेज क्या करते हैं, खूब बढ़ा के भेज देते हैं। सीधे भेजते हैं कितना, 11,000 वोल्ट। अब 11,000 वोल्ट भेजेंगे तो एकदम रफ्तार में आएगा। और यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और ये इसको क्या कर देगा, लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। समझे। तो दोनों ट्रांसफार्मर यूज में लाए जाते हैं। हाँ, अपने यहाँ गजहरवा पावर स्टेशन है, या जहाँ गजहरवा बिजली उत्पन्न नहीं होता है, बिजली आता है उधर सलेमपुर के साइड से। और अपने इधर तो भागलपुर एक मतलब बिजली बनता है भागलपुर में। हाँ, भागलपुर में बिजली बनता है, वो भी पानी वाला से बनता है, डैम बना हुआ है। भाट पार आता है कहीं और से, भाट पार को वहाँ पर स्विच, एक तरह स्विच समझिए, भाट पार वहाँ से ऑफ किया जाता है, ऑन किया जाता है। कहाँ पावर देना है भाट पार से डिसाइड होता है। भाट पार से कोई गुना लाइन है, कई जगह भेजना होता है भाट पार से। तो भाट पर बिजली बनता नहीं है, वहाँ ऑलरेडी कहीं और से आता है। हम वहाँ की बात कर रहे हैं जहाँ बन रहा है। तो जहाँ बन रहा है तहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि 11,000 वोल्ट बना देगा एक बार। जितना भी बनाएगा उसमें ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगा करके और उसके वोल्टेज क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और बढ़ा के दूर दूर तक भेज दिया जाता है। और जब दूर दूर तक भेजेंगे तो जब जहाँ उसको निकालना होगा करंट को हम लोग फिर से वहाँ एक फिर क्या लगाएंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर, फिर उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। हम लोग बिजली का उपयोग कर लेंगे। इससे कई गो फायदा है। एक तो बिजली का नुकसान कम होगा, दूसरा चीज कि इसमें कोई चोरी नहीं कर पाएगा बिजली का। कोई चोरी कर पाएगा नहीं। बड़ा बड़ा खंभा देखे होंगे खेत उत में, इधर भोरे भोरे साइड में जाएंगे ना तो बड़ा बड़ा खंभा गड़ा हुआ है। सोचिए पर 220 वोल्ट रहता तो लगी लगा देते हैं, तो खेतों में लटका देते, सब 50 को बल्ब लगा देते एक बार, उसमें मोटर लगा देते, करते ना ऐसे। लेकिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ हाई वोल्टेज है। तो दो फायदा होता है, एक तो बिजली का जो हानि है वो नहीं होता है, और दूसरा चोरी नहीं होगा। तो दोनों ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। जहाँ से बिजली बनाया जाता है वहाँ पर कौन सा लगा के भेजा जाता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, खूब ज़्यादा वोल्टेज बना के भेजेगा। और गांव में आते आते फिर हमको मेन पोल पर क्या लगाना होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो वो फिर हाई वोल्टेज क्या कर देगा, लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। अब बताइए, भूटान से भारत में बिजली ले आना है तो 250 वोल्ट आएगा, तो वहाँ पर लगाएंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैवी, और वो हाई वोल्टेज करके भेजेगा भारत में। और फिर भारत हम ले आके क्या लगा देंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर, और यहाँ वोल्टेज को कम करके अपना उपयोग करेंगे जो करना होगा। तो ट्रांसफार्मर कितने तरह के हो गए, 2 तरह के, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। और ट्रांसफार्मर जानिएगा क्या है, कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो आवश्यकता अनुसार हाँ विभव को क्या करता है, परिवर्तित करता है। अब इसमें ट्रांसफार्मर 2 तरह के, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करे,
और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। ये तो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसकी सिद्धांत क्या है। सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सिद्धांत में पढ़े होंगे एक अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण। सुने ध्यान से, अन्योन्य प्रेरण हम लोग एक वो पढ़े थे, सिद्धांत पढ़े थे कि जब किसी, जब देखिए जब कोई एक कुंडली है इस तरह से, जब कोई एक कुंडली है और इस कुंडली से नजदीक एक और कुंडली रख दिया जाए और किसी एक कुंडली में हमको क्या भेजना है? विद्युत वाहक बल, मतलब एक कुंडली में धारा प्रवाहित करना है और दूसरे कुंडली को जोड़ देना है धारा मापी से। हाँ, इस कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं और इस कुंडली में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो आप जानते हैं ना कि एसी करंट है, धारा का मान घटता है, धारा का मान बढ़ता है। एक चक्कर में एक बार घटेगा, एक बार बढ़ेगा, फिर एक बार घटेगा, फिर एक बार बढ़ेगा। तो जब जब इसमें धारा का मान बदलता है तो इससे जो जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स है वो भी बदलेगा, क्योंकि देखिए जब इसमें धारा बहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस वाले कुंडली की बात कर रहे हैं, इसमें धारा बहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय फ्लक्स होगा। चूंकि ये चुंबकीय फ्लक्स यहाँ से बाहर निकलेगा ना और धारा का मान बदल रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी लगातार क्या होगा? बदलेगा। ये कुंडली इस कुंडली के क्या है? समीप है। तो जब इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ये भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का अनुभव करेगा, महसूस करेगा। मतलब ये चुंबकीय फ्लक्स इसमें से भी होकर गुजरेंगे तो इस कुंडली में भी परिवर्तन होने लगेगा। तो उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें क्या बहने लगेगा? विद्युत धारा बहने लगेगा, विक्षेप आने लगेगा। तो देखिए धारा बह रहा है इसमें और विक्षेप उत्पन्न हो रहा है उसमें। तो इस कुंडली के में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस दूसरे वाले कुंडली में विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होने की जो घटना है, यही घटना क्या कहलाता है? अन्योन्य प्रेरण। और ट्रांसफार्मर जो है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होगा? तो लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत याद आ गया? अब देखते हैं इसकी संरचना की संरचना क्या है। संरचना देखिए, इसमें नर्म लोहे का क्रोड होता है। नर्म लोहा, नर्म लोहा, तो नर्म लोहे का यहां पर न क्रोड होता है इस तरह से। नहीं, हम लोग वो पढ़ रहे हैं जो किताब में दिया है। हाँ, पुराने जमाना का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पुराने वाले ज़माने में इस तरह का ट्रांसफार्मर होता था, अभी भी हो ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव हो गया इसके संरचना में, लेकिन मेन चीज़ तो वही है। तो इसमें जो है नर्म लोहे का क्या होता है? क्रोड होता है। इस तरह से पत्तियां होती हैं नर्म लोहे की। तो नर्म लोहे की पत्तियां होती हैं, ठीक है। और इन नर्म लोहे की पत्तियां हैं। अब इन पत्तियों में दोनों तरह से, इस तरह से दोनों तरीके से तांबे के तारों को लपेटा जाता है। दोनों ओर से तांबे के तारों को क्या कर देते हैं? लपेट देते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि गैप ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ट्रांसफार्मर में गैप बहुत कम होता है, एकदम नज़दीक नज़दीक दोनों कुंडलियाँ होती हैं। हाँ, और यहाँ भी ऐसे कुंडली लपेट दिया जाएगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, इससे ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। तो हमारे पास दो कुंडली हो गई, ठीक है। इसी में लपेट दिया जाता है और पूरा बढ़िया सा लपेटा जाता है। पूरा मोटा मोटा कुंडली बनता है, कोई 100 फेरा उसमें होता है, 1-2 फेरा ना, बिल्कुल है। या तो आके एकदम सट जाता है यहाँ पर, उसके बीच में एक अचानक कागज लगाना पड़ता है तो एकदम, हाँ, दोनों सट जाएगा। लेकिन इसका करंट इसमें नहीं जाएगा, उस पर पॉलिश रहता है, तो पॉलिश रहेगा। हाँ, तार पे पॉलिश रहता है तो उसमें कोई समस्या नहीं, सट भी जाएगा तो कोई बात नहीं उससे। हाँ, लेकिन दोनों के बीच दूरी एकदम क्या होती है? न्यूनतम होती है। तो दो कुंडली हो गया।
इसको बोलते हैं नर्म लोहे का क्रोड। नर्म लोहे का क्रोड, याद रहेगा नाम, नर्म लोहे का क्रोड। ये जो है आपका, ये जो कुंडली है इसको हम बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। इसका क्या नाम है? प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली, बड़ी प्रसन्नता है। और उसके बाद यहां पर होता है द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक ठीक है, मंत्रा देखते रहना। तुम लोगों से पूछ लेते हैं अपने मन को संतोष करने के लिए, नहीं तो हम भी जानते हैं कि तुम लोग उतने विद्वान हो जितना हम हैं, तो हम मन को संतोषाने के लिए पूछ देते हैं। तो इधर वाला हो गया प्राथमिक कुंडली और इधर वाला हो गया। अच्छा, इसमें कैसे डिसाइड करें कि कौन प्राथमिक और कौन द्वितीयक है? किसी को मन करे कि ना हम इसको मानेंगे प्राथमिक कुंडली है। देखिए, जिस कुंडली में से धारा प्रवेश कराया जाता है ना, जिसमें से वोल्टेज को एंट्री कराएंगे, वो क्या है? प्राथमिक कुंडली। तो हम इधर से ही भेजते हैं हमेशा, और कोई उधर से भेजना चाहे तो भेज सकता है, कोई बात नहीं है। तो उसके लिए वो प्राथमिक कुंडली हो जाएगा। जहां से धारा, इसमें विद्युत धारा भेजेंगे ना, वही आपका क्या हो जाएगा? प्राथमिक कुंडली। तो ये आपका हो गया, इसमें धारा भेज दिया गया। और इसको बोलते हैं निर्गत वोल्टता। निर्गत नहीं, निवेशी। हाँ, निवेशी। निवेशी वोल्टता माने जो वोल्टेज हम भेज रहे हैं ना, माने जिस वोल्टेज को हमको घटाना है चाहे बढ़ाना है, उसी को ना भेजेंगे इसमें। तो जो भेजते हैं वो निवेशी वोल्टता है। इसका इंग्लिश होता है इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज। और यहां से आपको मिलता है निर्गत वोल्टता। अब दो तार मान लीजिए निकला हुआ है, तो यहां से अब जिस परिपथ में भेजना चाहे भेज सकते हैं। स्टेपलर के पीछे देखे होंगे 5 पिन लगा होता है, उसमें से प्लग लगाइए, बाकी परिपथ में धारा भेज दीजिए, तो वो चीज वहां यही जाके जुड़ा होता है। तो इसको हम बोलते हैं निर्गत वोल्टता। कहीं कहीं हमारा इंग्लिश ठीक है, कहीं कहीं इंग्लिश पूरा गायब है, तो इसको बोलते हैं निर्गत वोल्टता। और इसको आउटपुट वोल्टता, VOLTAGE। अच्छा, जो चीज़ हमको इंटर में समझ में आया ना, वो हिंदी में ठीक बताते हैं, और जो ग्रेजुएशन में समझ में आया ना, उसका हिंदी गायब होगा, वो इंग्लिश में समझ में आता है हमको। हाँ, उसमें सब इंग्लिश होता है। अरे हम 4 साल में पास कर गए, यही बहुत है। हाँ, 4 साल में नहीं, मैक्सिमम लोग 4 साल में होते हैं। हमारे एक सलेमपुर के मित्र थे हमारे, उनको हमसे सीनियर थे, नाम कह ले रखवा रहा है तुम। हम गए तो हम गए ना, तो सेकेंड ईयर में थे, गए तो सेकेंड ईयर में थे, और उसके बाद सेकेंड ईयर उन्हीं के साथ पास भी हुए। हम जब पहली बार गए पढ़ने के लिए तो सेकेंड ईयर में थे, और हम पास भी उनके साथ सेकेंड ईयर में ही हुए। हाँ, तेराटी थे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें फेल लोग होते रहते हैं। तो ये संरचना समझ गए, इसमें क्या क्या है। नर्म लोहे का क्रोड है, ठीक है। एक आपका क्या है? कुंडली है। नर्म लोहे की कई गो पतली पतली प्लेटें होती हैं, एक के ऊपर एक लगाया जाता है। अब इसमें दोनों तरफ जो है क्या होती है कि इसको एक तरफ कुंडली लपेट देते हैं, दूसरे तरफ भी तांबे के तारे कुंडली लपेटी गई होती है। जिधर से वोल्टेज को भेजते हैं उधर वाले कुंडली को प्राथमिक कुंडली बोलते हैं, और जिधर से हमको घटा हुआ चाहे बढ़ा हुआ वोल्टेज प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं निर्गत वोल्टता, ठीक है। निर्गत वोल्टता नहीं, द्वितीय कुंडली बोलते हैं। अब हाँ, जो वोल्टेज भेजते हैं वो निवेशी वोल्टेज है, माने इनपुट वोल्टेज, और जो निकल रहा है वो आउटपुट वोल्टेज है, निर्गत वोल्टता है। तो ये कुंडली प्राथमिक कुंडली, ये कुंडली द्वितीय कुंडली। जो वोल्टेज भेजे घटाने या बढ़ाने के लिए उसको निवेशी वोल्टता, और जो हमको घट या बढ़ के मिल रहा है वो निर्गत वोल्टता है। इतना ठीक है। अच्छा, इसमें फेरों की संख्या कुछ ना कुछ होगा, तो हम इसमें फेरों की संख्या NP मान ले रहे हैं। NP
इसमें फेरों की संख्या एनपीपी से प्राइमरी होता है, आयन मतलब फेरों की संख्या, और यहाँ पर फेरों की संख्या NS, यहाँ पर क्या हो गया NS और यहाँ पर हो गया NP। तो ये हमारा संरचना है, ठीक है। अब हमको इसमें भेजना है क्या, विद्युत धारा। तो हम लोग को देख लेना है कार्य विधि, कैसे कार्य करता है यह। संरचना में किसी समस्या हो तो बताओ पहले। हाँ कौन नर्म लोहे क्रोड? हाँ उसमें लेप लगा करके, काले रंग का एक लेप होता है और उसकी पत्तियों को कई एक के ऊपर एक सजा करके इतना मोटा बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर देखे हो कि नहीं देखे हो? सब लोग देखे हैं ट्रांसफार्मर? मैंने बाहरों से देखे हैं ना, तो देखे होंगे ना कि उस पर काफी ना चौकोर तरह की पत्तियां लगी होती हैं और बीच में तार लपेटा गया होता है। पन्ना है, दो ना पन्ना, एक पन्ना। फाड़ दें, दूसरा दो। देखो ना ये बड़ी अच्छा बनाया है, देखो तो थोड़ा। ये पत्तियां होती है कई तरह की, कई वो पत्तियां होती है, उसके एक के ऊपर एक लगा करके अब बीच में होता है गैप। अब हम इतना तो थोड़ा सा बना ही सकते हैं। तुम लोग को लगवा भाई जा। वो तो हम सवेरे से देख रहे हैं, तुम लोग को लग रहा है कि हम नहीं देख रहे हैं। अरे हम सवेरे से देख लिए हैं। बुनबुनाओ नहीं। हाँ कुछ रखे हो? ई आकार बता रहे नहीं, बीच में से काटना है ना। लो काटो, फाड़ो इसको। फाड़ो फाड़ो जल्दी से, बोले नहीं करो। अरे हो गया, 2 मिनट का काम है। तो हम लोग नया हाथ बा दो 3-4 को बनाओ जल्दी से। हो गया, 3 को काफी है। बना दिया, जल्दी बनाओ। तुम लोग कलाकार आदमी हो, ये सब गधा है। हाँ देखिए बन गया हम लोग का ट्रांसफार्मर। नहीं बना, ये है जो हाँ नर्म लोहे का क्रोड है ना, इसी तरह का होता है। और ये देखिए एकदम ओल्ड मॉडल चल रहा है ट्रांसफार्मर। नया जो ट्रांसफार्मर इस समय इलेक्ट्रॉनिक सामान में आ रहा है ना, वो नहीं है। उसमें इसको पत्तियों के डिजाइन को थोड़ा सा क्या कर दिया गया, बदल दिया गया है, और हम लोग वही अभी पुराना वाला पढ़ रहे हैं। तो ये नर्म लोहे की पत्ती है, इसके जैसा कई गो होता है। हम 4 गो लिए हैं फिलहाल में, और चारों क्या कर दिया गया है, एक में व्यवस्थित कर दिया गया। इन्हें बीचों में क्या होता है कि काले रंग का एक लेप आता है जी क्या, लेप लगा करके, और इसमें क्या करते हैं, सबको एक में ऐसे व्यवस्थित कर देते हैं। और यहाँ पर इसको बोल्ट होता है कसने के लिए, यहाँ पर कोने पर
हाँ, बोल्ट लगा के टाइट कर दे, नॉट बोल्ट होता है पतला पतला, और यहाँ पर टाइट कर देते हैं। और जो तार लपेटा गया होता है ना, वो इसमें लपेटा गया होता है, इसमें। तो एक कुंडली जो है इसमें से आएगा, इसमें प्रवेश करेगा, फिर ले आके इसमें कई बार एगो लगा देंगे, एक कुंडली इधर बन जाएगा, और एक तार लपेट के इसमें ले आएंगे, फिर घुमा करके ले आएंगे इसमें। ये वाला चीज़ देख लीजिए, ऐसे एक कुंडली यहाँ बना हुआ है, एक कुंडली यहाँ बना हुआ है, ये तो है ट्रांसफार्मर। तो इधर वाला में हम वोल्टेज दे रहे हैं, तो ये आपका प्राथमिक कुंडली हो गया। इस वाले कुंडली से वोल्टेज हमको मिल रहा है, तो क्या हो गया, द्वितीय कुंडली हो गया। हमेशा जो वोल्टेज मिलेगा हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, द्वितीय कुंडली से मिलेगा। और हम लोग जहाँ वोल्टेज देंगे वो कौन होगा, प्राथमिक कुंडली। तो इसमें जो लपेटेंगे कुंडली, उसमें कुछ ना कुछ फेरों की संख्या होगी ना, यहाँ पर भी लपेटेंगे, कुछ ना कुछ फेरों की संख्या होगी। तो वही प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP है, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अब मान लीजिए कि हम पहले कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ध्यान समझना। पहले कुंडली में धारा प्रवाहित किए, मान लीजिए I। पहले कुंडली में कितना धारा भेज दिए, I। थोड़ा ध्यान से समझना, यही मेन चीज़ है। संरचना तो रट के तो कैसे याद ये कर लेंगे, समझना मेन चीज़ काम कैसे करता है। तो धारा इसमें कितना हम भेज दिए, I। जब धारा भेजे तो इस कुंडली में उस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा ना। और उस चुंबकीय फ्लक्स के कारण, चूंकि वो चुंबकीय जो फ्लक्स जो उत्पन्न हुआ है ना, वह चुंबकीय फ्लक्स जो यहाँ से गुजरेगा वो इस कुंडली से भी होकर क्या होगा, गुजरेगा। तो हम मान लेते हैं कि इसमें जो धारा भेजे हैं वह धारा I है, लेकिन विद्युत वाहक बल कितना भेजे हैं, तो विद्युत वाहक बल भेजे हैं EP। कितना भेजे हैं, EP। अच्छा, इसमें तो हम वोल्टेज भेजेंगे ना, तो जो भेजे हैं वो EP है, जो भेजे हैं वो क्या है, E मतलब विद्युत वाहक बल, आप P मतलब प्राथमिक कुंडली में भेज रहे हैं। तो हम इतना इसमें, अरे धारा भेजने का मतलब क्या है, बिना विद्युत वाहक बल का धारा नहीं ना जाएगा, धारा नहीं लिखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो भेजा गया है वो क्या भेजा गया है, EP। मतलब हम इसमें EP विद्युत वाहक बल भेज दिए, उसी को हमको घटाना है, चाहे उसी को क्या कर देना है, बढ़ाना है, भेज दिया गया। अब उसके भेजने के कारण इसमें क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स। तो हमको ये देखना है कि आखिर चुंबकीय फ्लक्स कितना उत्पन्न होगा। तो फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का नियम था जी, फैराडे का द्वितीय नियम क्या पढ़े थे, -N डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। कोई समस्या पढ़े है ना। मान लीजिए कि इसके प्रत्येक फेरा में जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है वो डेल्टा फाई हो रहा है। तो एकांक समय का निकाले हैं तो डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, इसमें फेरों की संख्या NP है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं -NP इंटू डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। ये फ्लक्स में परिवर्तन है किस कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में। तो ये फार्मूला सब लोग पढ़े हैं। तो EP इक्वल टू -NP इंटू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। डेल्टा फाई क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन किस कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में, किसके कारण, विद्युत वाहक बल के कारण। अब थोड़ा ध्यान से समझना, फैराडे का द्वितीय नियम पढ़े थे ना कि अगर किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन N डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी होता है तो वहां पर EP विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जाओ चालू करो, आ गया। तो देखिए फैराडे के द्वितीय नियम से क्या पढ़े थे, उसका थोड़ा सा उल्टा हम यहाँ पर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये ना समझे कि हम गलत बोल रहे हैं। उसमें यह कहा गया था कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ये ना कहा गया था। तो अगर कुंडली के प्रत्येक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा
डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी हो तो n फेरों में कुल परिवर्तन n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी होगा ना। तो इतना परिवर्तन से जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता था वो न ई था, उसका उल्टा हम तो कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम ई विद्युत वाहक बल भेज रहे हैं तो परिवर्तन भी तो इतना ही होगा। समझ रहे हैं ना। यह फैराडे ने वो चला था इधर से इधर, हम लोग इधर से इधर चल रहे हैं। वो कह रहा था कि अब इतना परिवर्तन कराएंगे ना चुंबकीय फ्लक्स में तो इतना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। हम कह रहे हैं कि हम इतना भेज रहे हैं तो परिवर्तन भी तो इतना होना चाहिए। वही चीज यहाँ लिखा गया। बस अंतर क्या है कि वहाँ P नहीं था, वहाँ पर तो कुंडली एक ही ना लिया गया था। और यहाँ पर चूंकि स्पेशली प्राथमिक कुंडली के दिखाया जा रहा है तो क्या लिख दिया गया है NP। और चूंकि ये जो विद्युत वाहक बल है ना, यह जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी के परिवर्तन का विरोध करता है, इसीलिए यहाँ पर क्या लग गया है माइनस। तो हम इतना विद्युत वाहक बल इसमें भेज रहे हैं तो इस कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन इतना होगा। इतना ठीक है। चलिए इसको इक्वेशन नंबर वन बना लीजिए। अब देखिए जितना इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा यही परिवर्तन तो यहाँ भी दिखेगा। देखिए इसके एक फेरे में कितना फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। कोई दिक्कत इसमें? तो इससे संबंधित ये कुंडली है, मतलब इसके नजदीक है ना है, तो इसके भी एक फेरा में ना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन इतना ही होगा, डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। इसे तो कोई समस्या नहीं है किसी को। एक फेरा में परिवर्तन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, समझे। इस कुंडली में भी उतना ही परिवर्तन होगा जितना इसमें होगा। हाँ ये अलग बात है कि इसमें फेरों की संख्या कम है, यहाँ पर फेरों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। लेकिन एक कुंडली की बात करें तो एक कुंडली में जितना परिवर्तन यहाँ होगा उतना ही परिवर्तन यहाँ होगा। अब हम कहें कि इसमें कुल परिवर्तन कितना होगा तो कुल फेरों की संख्या से गुणा कर दीजिए तो माइनस NP बटा डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। उसी तरह इसमें कुल परिवर्तन निकालना हो तो यहाँ के फेरों से न गुणा होगा फेरों की संख्या से, तो इसमें कितना परिवर्तन होगा बताइए, माइनस NS डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। समीकरण नंबर, कोई समस्या इसमें? और तुम लोग देखोगे ये कैसा समीकरण है, ये अब दिखेगा। इसमें परिवर्तन निकल गया और हम लोग जानते हैं कि जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है। तो इसके कारण जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वही तो है ES। तो एक बार हम इधर से इधर गए हैं, अभी इधर से फिर आ गए इधर। देखिए इसमें वोल्टेज भेजे हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है, तो इसके चलते चूंकि इसके निकट ये है तो इसमें भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो इसमें परिवर्तन इतना हुआ है तो विद्युत वाहक बल इतना होगा। हम इतना विद्युत वाहक बल भेजे हैं तो यह परिवर्तन हुआ है। अब यह परिवर्तन यहाँ हुआ है तो इसके कारण यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है। इन दो इक्वेशन में पहले किसी को समस्या हो तो बता दे, वो लड़कियां बताएं। नहीं लड़के तो 5G पकड़ रहे हैं आगे। दो इक्वेशन ठीक है यार। अब इसी के बाद हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि वोल्टेज हमारा घट रहा है कि बढ़ रहा है। चलिए नहीं तो जब बनाया जाता है ना तो कुंडली में अंतर हो जाता है। कुंडली में जैसे अब प्राथमिक कुंडली मान लीजिए कि इसमें कम फेरा है, द्वितीय कुंडली ज़्यादा फेरा है। अभी तुम लोग बताओ कि कौन सा बन रहा है, तुम लोग बता दो, हमको नहीं बताना पड़ेगा। बस ये ध्यान दो कि एक तरफ कम है एक तरफ क्या है ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे तरफ कम हो इधर क्या हो ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है। अभी हम लोग इस इक्वेशन को हल करेंगे तो हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा कि कौन सा बना है, अपचाई बना है कि ऊंचाई बना है, अभी मिलेगा। अभी इन दोनों पर फोकस करो ना, ये दोनों सही है कि नहीं सही है। EP इक्वल टू माइनस NP इंटू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। EP वोल्टेज भेज दिए तो इतना फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। यह फ्लक्स में परिवर्तन यहाँ भी दिखेगा। तो उस फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वो ES उत्पन्न हुआ है ना। अब बताइए जो हम वोल्टेज भेजे हैं वो तो हमको पता है कि हम कितना भेजे हैं, पता है ना कितना भेजे हैं। अब जो मिल रहा है उसको देखना है कि वो बढ़ के मिल रहा है कि घट के मिल रहा है। अगर बढ़ के मिला तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अगर घट कर मिला तब ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यही ना होगा। तो हम क्या करें कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर रहे हैं।
समीकरण 2/1 से, तो 2 हमारा ES बटा EP, चूंकि ES ज्ञात करने इसीलिए ES को ऊपर रखे हैं। और इधर देख लीजिए माइनस NS डेल्टा फाई बाई डेल्टा T बटा माइनस NP डेल्टा फाई बाई डेल्टा, ये दोनों बराबर हो गए, समझ में आ रहा है ना। एक कुंडली में जितना परिवर्तन यहाँ होगा फ्लक्स में, उतना ही परिवर्तन यहाँ होगा। तो चूंकि कुंडली की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर परिवर्तन भी ज़्यादा होगा, और यहाँ कुंडली की संख्या कम है तो परिवर्तन भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से पूरा ये वाला चीज़ पूरा कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ES बाई EP, ES बाई EP इक्वल टू NS बाई NP, NS बाई NP। अब आपको ये बताना है कि इसमें ज़्यादा कौन है, NS ज़्यादा है कि NP ज़्यादा है। कहाँ दोनों बराबर है, हम क्या पूछ रहे हैं, NS ज़्यादा है कि NP ज़्यादा है। हम NS NP की बात कर रहे हैं। कुंडली में फेरों की संख्या NP है, NP है, इधर वाला NS है। कौन ज़्यादा है, NS ज़्यादा है ना। चित्र में तो NS ज़्यादा दिख रहा है। तो जब NS ज़्यादा है माने अंश जो है ज़्यादा है, हर क्या है, कम है। तो अंश ज़्यादा होता है, हर कम होता है। तो जब भाग करते हैं तो एक से हमेशा ज़्यादा संख्या आता है, एक ज़्यादा आएगा ना। अगर दोनों बराबर होगा तो तब एक आएगा। अगर ऊपर वाला छोटा हो जाए, नीचे वाला बड़ा हो जाए, तो एक से कम आ जाता है। ये तो पता है ना मैथ। तो यहाँ पर NS ज़्यादा है, NP क्या है, कम है। तो इसका मान जो है हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा, समझ रहे हैं। इसका मान हमेशा किससे ज़्यादा आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा। तो लिखेंगे कि चूंकि NS ग्रेटर देन NP, इसमें कोई समस्या तो चित्र में दिख रहा है ना। तुम लोग को मन करेगा तो NS को छोटा कर देना, NP को बड़ा कर देना, उसे क्या दिक्कत है। तो NS ग्रेटर देन NP। अब थोड़ा ध्यान समझो, NS ग्रेटर देन NP, दोनों पक्ष में हम NP से अगर भाग कर दें, दोनों पक्ष में NP से भाग कर दें तो क्या मिलेगा, NS बाई NP। अरे दोनों पक्ष में भाग तो कर रहे हैं, बटा NP, और फिर NP बटा NP, दोनों पक्ष में भाग किए हैं, कुछ नया तो नहीं किया गया है। तो ये तो कट के कितना आ गया, इसका मतलब कि NS बाई NP ग्रेटर देन 1 है। NS बाई NP किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। अब देखिएगा NS बटा NP किसके बराबर हम लेके आए हैं, NS बटा NP ES बाई EP के बराबर लेके आए हैं। तो इस NS बाई NP के बदले में ES बाई EP तो आराम से रख सकते हैं। तो ES बाई EP ग्रेटर देन 1, कोई समस्या है इसमें किसी को। यहाँ तक तो इन दोनों इक्वेशन से आ गया है। चित्र के अनुसार जो हम बनाए हैं उसमें NS ज़्यादा है, NP क्या है, कम है। तो हम लिख दिए हैं, दोनों तरफ किससे भाग किए हैं, NP से भाग किए हैं। जिसको मन करे वो NS से भाग कर देना, दोनों पक्ष में, मतलब स्वतंत्र है। हाँ, हम इसलिए NP से भाग किए ना कि NS बाई NP दिख रहा है हमको यहाँ पर। तो NP से भाग करेंगे तो NS बाई NP इधर भी हो जाएगा, और NP बाई NP इधर हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो NS बाई NP ग्रेटर देन 1, मतलब NS बाई NP का मान 1 से ज़्यादा है। और देखिएगा NS बाई NP तो खुद ही ES बाई EP के बराबर है। तो इसी के बदले हम ES बाई EP रख दिए हैं। अब ये बताइए ES बाई EP 1 से ज़्यादा कब आ सकता है, जब ऊपर वाला बड़ा होगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ES बाई EP 1 से ज़्यादा तभी आएगा जब ऊपर वाला बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में कौन बड़ा है, ES बड़ा है। जिसको अभी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो फिर क्या करे, दोनों पक्ष में EP से गुणा कर दे। दोनों पक्ष में क्या करना है, EP से गुणा, चाहे उठा के भेज दो उधर, भाग में तो कहाँ चल जाएगा, गुणा में। तो ES ग्रेटर देन EP में 1 से गुणा होगा तो EP। देख के बताइए अब कन्फर्म हुआ, ES बड़ा है, EP क्या है, छोटा है। ES बड़ा है, EP छोटा है। अब यहाँ कोई सोच रहे हैं कि यहाँ तो डायरेक्ट भेज दिए हैं, यहाँ भाग किए हैं, तो मत भाग करो ना, इसको भेज दो इधर, चलाएगा नीचे, NP के बदले में सीधे 1 हो जाएगा। चलेगा तो क्या 1 ही ना बचेगा। अब 0 मत बचा देना, पक्षांतर में भेजने पर 0 नहीं ना होता है।
कट के 0 होता है। तो ये चला है नीचे, NS/NP हो गया, इधर क्या बच गया 1। ये चीज किसके बराबर है, ES/EP के बराबर। तो ES/EP जो है 1 से बड़ा है, और ये तभी हो सकता है जब ES क्या हो, बड़ा हो, EP क्या हो। तो यहाँ पर एक चीज देखने के लिए मिल रहा है कि जिधर फेरों की संख्या ज्यादा है ना, उधर का विद्युत वाहक बल भी ज्यादा हो गया है। देख लीजिए NS, इधर फेरों की संख्या क्या है, ज्यादा है, इधर फेरों की संख्या क्या है, कम है। तो देखिएगा ES, इधर का विद्युत वाहक बल ज्यादा है, इधर का क्या है, तो कौन सा ट्रांसफार्मर बना है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर बना है। अच्छा एक चीज समझिए, मान लीजिए कि इसके एक फेरा में, सोच लीजिए कि एक फेरा में परिवर्तन 10 का हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन एक फेरा में कितना हो रहा है, तो इधर तो 10 होगा, 10 होगा। इधर मान लीजिए कि 20 फेरा है तो कुल परिवर्तन 200, इधर 50 फेरा है, चूंकि ज्यादा नहीं इसमें है, तो इधर 50 से गुणा करने परिवर्तन 500। तो जिधर परिवर्तन ज्यादा हो रहा है उधर विद्युत वाहक बल भी ज्यादा उत्पन्न होगा, इधर परिवर्तन कम है, विद्युत वाहक बल कम है। अरे कम है तभी तो बढ़ाने के लिए भेजे हैं उधर। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर बन गया, ऊंचाई। अब सोचो कि अगर आपको अपचाई ट्रांसफार्मर बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, बस कुंडली की संख्या को बदल देना है, इधर ज्यादा कर देना है, इधर कम कर देना है। इधर ज्यादा करेंगे इधर क्या हो जाएगा, कम। तो इधर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा होगा, इधर फेनों की संख्या कम रहेगी, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा अपचाई ट्रांसफार्मर। अब देखिए दोनों क्लियर हो गया कि बस कलाकारी कहाँ है, कुंडली की संख्या में कलाकारी है, और इसमें कुछ नहीं है। कुंडली की संख्या आप जिधर ज्यादा रखेंगे उधर फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा होगा, जिधर कम रखेंगे उधर फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा। तो अगर बढ़ाना है तो एक तरफ निवेशी वाला में कम फेरा होना चाहिए और निर्गत के तरफ ज्यादा फेरा, मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होनी चाहिए, द्वितीयक में ज्यादा। और अगर अपचाई ट्रांसफार्मर बनाना है तो प्राथमिक में फेरों की संख्या ज्यादा होना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसका उल्टा समझ लीजिए, समझ आ रहा है।